चरक सूत्र 27 हम लोग पढ़ रहे थे, अन्नपान विषय, है ना। तो देखिएगा, जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही सब हम मार्क कराएंगे आपको, ठीक है। अदरवाइज अगर डिटेल पढ़ने लगेंगे तो फिर बहुत लंबा चैप्टर है ये। जो हम लोगों ने पढ़ा था शूक धान्य चरक के 15 बताए थे, पेज नंबर 527 पे, श्लोक नंबर 8-9, वहीं पे लिख लीजिए भाव प्रकाश के 5 हैं। वो 5 कौन कौन से हैं लिख डालिए। शूक, शिम्बी, शाली। शूक, शिम्बी, शाली, शूक धान, चाहे शूक लिखिए, शिम्बी, शाली, ल में छोटी की मात्रा रहेगा, ब्रीही, ब्रीही और क्षुद्र धान्य, क्षुद्र धान्य, ठीक है। फिर इसके बाद हमने आपको बताया था, कमर एक ट्रिक बताया था कि रक्तशाली देन महाशाली देन कलम, ये गुण वाले हम लोगों ने बात कर लिया था। ब्रीही धान्य की बात हो चुकी थी, यव वंश यव की बात हो चुकी थी, गेहूं के भी गुण हम लोग पढ़ चुके थे, श्लोक नंबर 22। 23 शमी धान्य, ये भी चर्चा हो चुकी थी। मंकुष्ठ पढ़ लिया था, श्लोक नंबर 27। और फिर इसके बाद तिल के गुण, तो तिल के गुण में क्या था, वात शामक और कफ पित्त वर्धक था, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। और इसके विपरीत शिम्बी धान्य में क्या था, वात प्रकोपक था। अरहर पढ़ा था हम लोगों ने, आढ़की क्या था वो, वातल, यानी वात को बढ़ाने वाला, ठीक है, वात को बढ़ाने वाला, वातला। और कफ वातनुत भी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, कफवात को कम करने वाला, कम करने वाला, वातला का मतलब क्या हुआ, वात बढ़ाने वाला, बात कारक सर। और फिर वातनुत भी लिखा है। अब बताओ, कंफ्यूज हो गए ना। वातला के बाद एक लाइन खींचो, खड़ी लाइन खींचो, वातला के बाद एक लाइन खींचो, तो यानी कि आढ़की कफ पित्त अग्नि वातला ये एक हो गया, समझ में आया। और जो कफ वातनुत अवलगुज सैडगजो निष्पावा वात पित्तला, ये अवलगुज के लिए, बाकुची के लिए बात हो रही है। यानी बाकुची जो है अवलगुज, सॉरी, अवलगुज के बाद फिर एक लाइन खींचिए, अवलगुज के बाद फिर एक लाइन खींचिएगा, यानी अवलगुज कैसा हो गया, कफ वात नाशक, अवलगुज बाकुची को बोलते हैं, ठीक है। तो हमने आपको वातला के बाद बताया कि वातला तक किसके लिए है, आढ़की के लिए है। कफ वातनुत क्या है, अवलगुज यानी बाकुची है। और एडगज जो है वो कैसा है, वात पित्त को बढ़ाने वाला। समझ में आया ये श्लोक की नहीं, मतलब इस श्लोक में 3 के बारे में बताया गया है। पहला आढ़की है, दूसरा अवलगुज यानी बाकुची के बारे में, और तीसरा किसके बारे में है, एडगज के बारे में। आगे बढ़ा जाए। यस सर। वहीं ऊपर लिखिएगा, सुश्रुत ने जांगल मांस 8 और आनूप 5 बताए हैं। जांगल 8, आनूप 5, जहां मांस वर्ग स्टार्ट हो रहा है। जांगल 8 और आनूप 5। 532 नंबर पेज पे, श्लोक नंबर 47, श्लोक नंबर 47 मिला। सेकेंड लाइन में आएगा विशिकर, विशिकर को अंडरलाइन करिएगा। उसी लाइन के लास्ट में आया है कुक्कुट, मिला। यस सर। तो कुक्कुट विशिकर में है, याद रखिएगा। उसके बाद मोर भी है, हिंदी में देखिएगा, मोर, तीतर और कंक, मिला। मोर, तीतर और कंक,
तीनों को अंडरलाइन करिएगा। चौथी लाइन में है हिंदी में। इसके बाद प्रत्युत पक्षी के बारे में देखिएगा, श्लोक नंबर 51 52। भृंगराज मिला? फिफ्टी वन 52 सेकेंड लाइन हिंदी में, भृंगराज। बोलो भाई। श्लोक नंबर 51 52। यस सर। यस सर। यस सर। तो भृंगराज यहाँ पे एक्लिप्टा एल्बा वाला भृंगराज प्लांट वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये भृंगराज प्रत्युत पक्षी हो गया। इसके बाद इसी में जीव जीवक को अंडरलाइन करिएगा, कुलिंगक को अंडरलाइन करिएगा, नीचे से चौथी लाइन में है कुलिंगक। कपोत को अंडरलाइन करिएगा और पारावत। कपोत कबूतर लिखा होगा, पारावत परेवा कबूतर, यानी कबूतर का ही एक भेद है। प्रसह, जो पशु पक्षी दूसरे से आहार द्रव्य को जबरदस्ती छीन कर खा जाते हैं, है ना। प्रसह मतलब क्या होता है, जो दूसरे का आहार छीन कर खा जाते हैं उसको प्रसह कहते हैं। तो देखिएगा, प्रसह के बाद लिखा हुआ है भूषय। अब यहाँ पे प्रसह आदि मांस वर्ग, जो भी हमने आपको लिखाया ना कि सुश्रुत ने आनूप और जांगल कितने कितने भेद बताए हैं, तो चरक ने यहाँ पे मांस वर्ग के भेद किए हैं। क्या क्या है, पहला प्रसह है, दूसरा भूषय है। भूषय क्या करते हैं, जो बिल में निवास करते हैं। आनूप, जो आनूप देश में रहते हैं। वारिशय, जो जल में रहते हैं, वारि जल का पर्याय होता है। ध्यान दीजिएगा, वारिशय अलग है, जलचर अलग है। जलेचर, जो जल में चला करते हैं उन्हें जलेचर कहते हैं। जांगल, जो जांगल भूमि में रहते हैं। विषकर, जो चोंच से कुरेद कर आहार द्रव्यों को खोजते हैं। विषकर और बिलेशय, वारिशय, बिलेशय, ये सब अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। बिल वाले को भूषय कहा गया है, भूषय। बिलेशय क्या होता है, बिलेशय क्या होता है, पढ़ा है? सर जो बिल बिल में रहते हैं, जैसे स्नेक हो गया। हाँ, तो भूषय और बिलेशय सेम एक ही हुआ। भूषय और बिलेशय एक ही होता है। विषकर चोंच के लिए आया है, और प्रत्युत पक्षी क्या है, जो पक्षी अपनी चोंच से या पैर से बार बार आघात कर आहार करते हैं। तो विषकर और प्रत्युत पक्षी भी लगभग एक जैसे हैं। हालांकि आपको हिंदी नहीं जानना है, ये 8 प्रकार के जो नाम हैं वो आपको जानना है। प्रसह मांस, प्रसह के बारे में आया, जो कि दूसरे का आहार जो है जबरदस्ती छीन कर खा जाते हैं, है ना। तो उसमें खाली एक लाइन आपको याद रखना है, उष्ण स्निग्ध और मधुर। उष्ण स्निग्ध और मधुर को अंडरलाइन करिएगा हिंदी में ही। मिला? यस सर। पेज पलट दीजिएगा। प्रसह पशु पक्षियों का मांस प्रयोग कहाँ करते हैं, अर्श, ग्रहणी और शोष। मिला? यस सर। GAS लिख लीजिए, गैस। G फॉर ग्रहणी, A फॉर अर्श और S फॉर शोष। श्लोक में आया है, जीर्ण अर्श ग्रहणी दोष अर्ता नाम। श्लोक की लास्ट लाइन आया है जीर्ण, यानी कि क्रोनिक। क्रोनिक अर्श ग्रहणी और शोष, वहां पे प्रयोग कर रहे हैं किसका, प्रसह मांस, है ना। तो गैस याद रखिएगा। और लावा आदि विषकर, प्रतुत और जांगल मृगों का मांस गुण में लघु, वातशामक और रस में मधुर और कषाय होता है। पित्त प्रधान, मध्यवातहीन, कफ।
60 नंबर श्लोक का सेकेंड हाफ अंडरलाइन करिएगा। पित्तोत्तरे वात मध्य सन्निपाते कफानुगे, ऐसा लिखा होगा ना। 60 नंबर श्लोक का सेकेंड हाफ। Yes, sir. इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लीजिए। पहले पी लिखिए पित्त, उससे कम वात, उससे कम कफ, जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं ना एरो बना के, वैसे पी वी के, पित्त वात और कफ। फिर अजामांस के क्या गुण होते हैं, श्लोक नंबर 61 में दिया हुआ है। ब्रिंघण को अंडरलाइन करिएगा। ब्रिंघण मिला, लास्ट वर्ड। Yes, sir. Yes, sir. और शरीर धातु सामान्याद अनअभिसंधि, शारीरिक धातुओं के समान होता है। मतलब यहाँ पे सामान्य सिद्धांत की अगर हम बात करें, जो सामान्य विशेष करते हैं, तो शरीर की धातुओं के सम होता है, तो ये क्या करेगा, धातुओं की वृद्धि भी करेगा, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है ना शरीर धातु सामान्याद। तो पूछ सकता है कि किस जानवर का जो मांस होता है शरीर की धातुओं के समतुल्य होता है, तो क्या है, अजामांस। ऐसे हम लोगों ने मूत्र पढ़ा था, कौन सा मूत्र पथ्य बताया था, आवी मूत्र, याद आ रहा है, आवी था कि अजा था? अजा था सर। अजा था सर। याद है, तो याद रखिएगा। वैसे यहाँ पे अजा का जो मांस बताया गया है वो कैसा है, धातुओं के समतुल्य है, और अनअभिसंधि है, यानी कि अभिसंधकारी नहीं है, और ब्रिंघण है। इसके बाद सामान्यतः 8 प्रकार के मांस वर्ग ऊपर बता दिए गए हैं, श्लोक नंबर 63। जहाँ नंबर नहीं लिखा वहां लिख लीजिए 63। बकरी और भेड़ की गणना नहीं की गई है। इसका कारण यह है कि सभी देश में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें न आनूप न जांगल में रखा गया है। योनि अनिश्चित होने के कारण इन्हें दोनों के गुणों को अलग बताया गया है। यहाँ अजा जो है बकरे से लिया गया है ना। ध्यान रखिएगा, यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ कि मेल मांस के, मेल प्राणी के मांस की बात कर रहे हैं, और योनि अनिश्चित रखी है इन्होंने, ये लिखा हुआ है। उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस खाली याद रखिए कि 8 प्रकार के मांस वर्ग की बात कही गई है। 64 में मयूर के मांस की बात की गई, जो कि आजकल मयूर का शिकार करना बंद हो गया है, अपराध है ना। तो पढ़ना भी अपराध है, कभी एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा, ये भी जान लीजिए आप। फिर भी देख लीजिएगा, चौथी लाइन में पहला हाफ, बल्या परम वातहरा स्वेदन, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। Yes, sir. किसके लिए है ये, केवल पहला वाला जो है मयूर मांस के लिए है। 64 नंबर जो श्लोक है वो मयूर मांस के लिए है। मुर्गा, मयूर मांस, मोर को बोलते हैं। लावा का मांस ये पूछा जाता है। अगले पेज में देखिए कि लावा के मांस के बारे में दिया हुआ है। वात पित्त शामक होता है, ध्यान रखिएगा इसको। सन्निपात जन्य विकारों को शांत कर रहा है लावा के मांस में, देखिएगा। सिक्सटी 69 नंबर श्लोक, अग्निवर्धन है। अग्निवर्धन सभी दोषों का शमन करने वाला। अगला जो लिखा हुआ है 71, वात पित्त प्रश्मनी, मिला, ब्रिंघणी बलवर्धनी। 71 श्लोक, वात पित्त प्रश्मनी ब्रिंघणी बलवर्धनी। Yes, sir. उसके बगल में लिखिए गोह मांस, गोह
ऊपर स्पेस जहाँ किताब में खाली लिखी जाएगी, यव गोधूम तिल और माश, यव गोधूम तिल और माश, उड़द वाला माश, यव गोधूम तिल और माश डैश करके लिखिएगा, नवहिता, नवहिता मतलब नया हितकर है, नवहिता। अगला पॉइंट लिखिएगा, विरूढ़ धान्य, विरूढ़ धान्य, विरूढ़ धान्य डैश करके विदाही विष्टंभी दृष्टि दूषक, विदाही विष्टंभी दृष्टि दूषक। पेज नंबर 536 पे श्लोक नंबर 77। पहला वाला श्लोक जो 77 उसके बगल में लिख लीजिए, ऐड के लिए है। हमने आपको ऐड पहले भी बताया था, जब हितकर अहितकर की हम लोगों ने बात की थी तो वहाँ ऐड मांस आया था अमृग वाले में, याद आ रहा है कुछ ऐसा? ऐड मांस हितकर में, ये ऐड मांस वही है, मधुरा मधुरा पाके त्रिदोष शमना शिवाह। शिव जो होता है आरोग्य के लिए आता है, यहाँ पे शिव का मतलब क्या है? जो लाभ दे, आरोग्य प्रदान करे, है ना। शिव का मतलब क्या होता है? कल्याणकारी। कल्याणकारी। यहाँ पे कल्याण क्या है? आरोग्यकारी है। तो मधुरा मधुरा पाके यानी कि रस में मधुर, विपाक में मधुर और त्रिदोष का समन करने वाला और आरोग्यकारी शिवा, तो ऐड मांस के लिए है और इसी को चरक ने वहाँ पे हितकर श्रेष्ठ बताया था, है ना। थर्ड लाइन 79 का सेकेंड हाफ देखिए, गव्यम केवल वातेषु पीनसे विषम जोरे, आया? यस सर। हम लोग यवागु पढ़े थे वहाँ पे, याद आ रहा है? विषम ज्वर नाशिनी यवागु कौन सी थी? गव्य मांस का वहाँ भी वर्णन आया था यवागु में, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ भी वही बताया है, विषम ज्वर। हालांकि ये सब चीज़ें बहुत ही अब गलत है, इसको तो बोलना भी नहीं चाहिए। और बहुत से लोग कहते हैं कि चरक ने जो है मांस का बहुत खाने के लिए कहा है, आयुर्वेद में कहा गया मांस खाना चाहिए। ध्यान से देखिए, चरक ने ये नहीं कहा है कि आपका आहार ये होना चाहिए। पार्टिकुलर डिजीज के लिए उन्होंने बताया है कि इस मांस का प्रयोग किया जा सकता है। ये नहीं कि आप डेली इस मांस का सेवन स्टार्ट कर दिए, डेली गोह का सेवन स्टार्ट कर दिए, गोधा का सेवन स्टार्ट कर दिए, है ना। ये डिजीज के लिए बताया है। ये जो चिकित्सा लिखी गई है ये रोग के शमन के लिए है, रोग के शमन के लिए है, न कि आपको डेली आहार के रूप में इसको प्रयोग करना है। याद रखना है हमको कि अगर कोई कहे कि आयुर्वेद प्रमोट करता है मांसाहार के लिए, तो ऐसा नहीं है। ये चिकित्सा के लिए बताई गई बातें हैं कि कभी कभार आदमी प्रयोग कर सकता है, चिकित्सा के लिए, नित्य सेवन के लिए, प्रमोट करने के लिए बातें नहीं बताई जा रही हैं, ठीक है। याद रखिएगा, गव्यम केवल वातेषु पीनसे विषम ज्वरे, जो गव्य मांस है वो पीनस और विषम ज्वर के लिए बताया गया है ना। साथ ही साथ किसके लिए है? शुष्क काश को अंडरलाइन करिएगा, शुष्क काश, और श्रमाद्य लिखा होगा, थकान को दूर करने के लिए, और मांस क्षय हितम, जहाँ पे मांस का क्षय हो जाए वहाँ पे ये हितकारी है गव्य मांस, ठीक है। याद आ रहा है? ऐड का अपोजिट क्या था? अहितकर में क्या था? अहितकर में क्या था वहाँ पे? सर गव्य था। गोमांसी था। यही था, यही, ठीक है। तो चरक ने वहीं पे बता दिया है कि ये जो है सेवन नहीं करना है, हमको भी पता था, लेकिन एक चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने उसके गुण कर्म वहाँ पे बता दिए, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को कि ऐड और गोमांस का दोनों का साथ में वर्णन किया है। तो मधुर रस मधुर विपाक ऐड मांस के लिए है, और इसको जो है इन्होंने पीनस और विषम ज्वर के लिए बताया है। उसके ऊपर सुअर के मांस के बारे में बताया हुआ है कि शुक्रवर्धक है वगैरह वगैरह, है ना। और सुअर के मांस का सेवन हम लोगों ने विरुद्ध आहार में कहाँ पढ़ा था? अभी परिहार विरुद्ध में पढ़ा था। क्या था वहाँ पे परिहार विरुद्ध में?
परिहार विरुद्ध में सुअर का मांस किसके साथ क्या था वहां पे? सर उष्ण वस्तुएं नहीं खानी उष्ण चाहिए। वस्तुओं का उसके साथ उष्ण हो गई। कंफर्म है? सही है? हाँ सर। यस सर। यस सर। और स्नेह के सेवन के पश्चात शीत सेवन करना ये क्या था? उपचार विरुद्ध था। हाँ सर। चलो यस सर। आगे मछली के गुण, मत्स्य के गुण के बारे में देखते हैं। सामान्यतः क्या है कि हम लोगों ने अभी पीछे जब पढ़ा था वैरोधिक आहार में, तो वहाँ पे कुछ बातें बताई थी, है ना। वहाँ पे बताया था कि मछली और दूध को एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए, कि मछली जो है उष्ण वीर्य होती है, ऐसा हम लोग वहाँ पे पढ़ चुके हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। सामान्यतः सभी मछलियों का मांस पचने में भारी यानी गुरु होता है ना। मधुर, बलवर्धक, वातनाशक। वातनाशक क्यों होगा? उष्ण वीर्य होने की वजह से। यहाँ पे देखिए कहीं उष्ण वीर्य नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी इन्होंने पूरे श्लोक में वीर्य नहीं बताया, लेकिन वीर्य हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले चैप्टर में, मत्स्य के वीर्य के बारे में। तो वो वीर्य में उष्ण होता है, वात का शमन कर रहा है, शुक्रवर्धक है और दोषों की अधिक मात्रा में बढ़ाता है, यानी कि दोष को बढ़ाने वाला है। पवनापहा को अंडरलाइन करिएगा, यानी कि वात का शमन करेगा। बहुदोषाह प्रकृतिता को अंडरलाइन करिएगा, दोषों को अधिक बढ़ाने वाला होता है। वात को तो कम करेगा, अन्य दोषों को बढ़ाने वाला है। ये तो है सामान्य मछली के गुण। इसके बाद तीसरी लाइन, यानी कि जहाँ रोहित लिखा हुआ है, ये रोहू मछली के बारे में, रोहित मछली के बारे में कह रहे हैं। दीपन कर्म करता है। वृश्य और चक्षुष्य को अंडरलाइन करिएगा, वृश्य चक्षुष्य को अंडरलाइन करिएगा। हो गया? यस सर। यस सर। और लघुपाक महाबल, मत्स्य में वहाँ हम लोगों ने रोहू मछली श्रेष्ठ पढ़ा था, हितकर अहितकर में। उसके बाद यस सर। लास्ट लाइन में देखिएगा कुर्म लिखा हुआ है। कुर्म को पहले तो गोला बनाइए। कुर्म कछुए को बोलते हैं, कच्छप को कुर्म कछुए को बोलते हैं। अब कछुए का मांस देखिएगा, पहली बात तो यहाँ भी शब्द आया होगा पथ्य, मिला। यस सर। उसके साथ ही यस। साथ शोष में प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा बोरिंग है, मोहसिन भी कहे थे कि बोरिंग चैप्टर है, लेकिन अगर एक बार इसको पढ़ लेंगे, इन सब चीज़ों को जानना इसलिए आवश्यक होता है कि हमारे खान पान की चीज़ें हैं, हमको पता होना चाहिए किस आहार या चीज़ को खाने से क्या होता है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये जनरली हमको पता होना चाहिए, है ना। तो इसलिए इस पर थोड़ा सा फोकस करना ज़्यादा होता है। इसके आधार पर हम लोग पथ्य अपथ्य भी लिख सकते हैं। अगर आपने इसका अप्लाइड एस्पेक्ट देख लिया कि कौन सा मांस लेना है, कौन सा शाक लेना है, कौन सा अन्न लेना है कि नहीं लेना है, यहाँ पे आपको दोष के बारे में बताया जा रहा है, कौन सा दोष बढ़ाएगा, कौन सा घटाएगा, ये सब भी आप वहाँ पे पथ्य अपथ्य के रूप में इंडिकेट कर सकते हैं। तो कछुए का मांस सबसे पहली बात तो मेधा स्मृति कर। अब देखिए कितना इसका फायदा होता था, इसीलिए इसका जो है क्या होने लगा, तस्करी होने लगा। मोर को लोग मारने लगे, कछुए को मारने लगे, देखा कि नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं इसका जो है चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रोल रहा है, लेकिन अब इन सब पे प्रतिबंध लगा हुआ है ना। तो केवल हम इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि मेधा स्मृति कर है, पथ्य और शोष में ये लाभकारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। शाक वर्ग पे आ जाइए। शाक वर्ग 92 नंबर श्लोक देखिएगा, मिला 92 नीचे एकदम। यस सर। ये उपोदिका के बारे में है, बिल्कुल लास्ट में देखिए आया होगा उपोदिका, तीसरी लाइन उपोदिका मिला। तो उपोदिका हाँ कैसी है? सर। उपोदिका जो है सेकंड और थर्ड दोनों लाइन के लिए है। जहाँ प्रशस्यते अम्ल चांगेरी ग्रहण्य अर्शोहिता च सा मधुरा मधुरा पाके भेदनी श्लेष्म वर्धनी वृश्या स्निग्धा च शीता च मदग्नि चाप्य उपोदिका। ये पोई का शाक यानी उपोदिका के बारे में कह रहे हैं। कहाँ से? मधुरा मधुरा से। तो मधुरा मधुरा को एक लाइन खींचिए और मधुरा मधुरा से जो नीचे उपोदिका तक, ये पोई शाक या उपोदिका के लिए कह रहे हैं कि जो कि भेदन का कार्य करेगी,
मल के भेदन का कार्य, श्लेष्म को बढ़ाएगी, है ना। उपोदिका वृक्ष है, स्निग्ध है, शीत है, और मदग्नि मद का नाश करने वाली है। समझ में आया? तो मधुरा से लेके उपोदिका तक किसके लिए हुआ ये? उपोदिका के लिए। प्रशस्ते अम्ल चांगेरी च सा ग्रहणी अर्शो तक, ग्रहणी और अर्श में चांगेरी। याद करिए हमने आपको चांगेरी घृत और कौन कौन सा घृत कहाँ पढ़ाया था? कुछ तो ऐसा? गुल में था क्या? हाँ, गुल में था क्या? देखिएगा हमने आपको चरक के चचा को ऐसे कुछ करके हमने ट्रिक बताया था आपको। तो चांगेरी घृत याद रखिएगा अर्श और ग्रहणी में है, ठीक है। वैसे भी चांगेरी जो खट्टी बुट्टी ऑक्जेलिस कार्निकुलाटा जिसको बोलते हैं, 3 पत्तियां जगह जगह निकली रहती है जमीन पे, बिल्कुल जमीन पे बहुत छोटे छोटे प्लांट होते हैं उसके, है ना, बहुत छोटे छोटे, 3 पत्तियां बोलते हैं खट्टी बुट्टी। उसका लीफ टेस्ट करेंगे तो खट्टा खट्टा सा आता है ना। तो उसको अम्ल चांगेरी या 3 पत्तियां बोलते हैं। तो वो ग्रहणी और अर्श के लिए हितकारी होता है। उसके पहले कलाय मटर को बोलते हैं। तो मटर क्या है? ग्राहिणी को अंडरलाइन करिएगा, ग्राहिणी मटर, ग्राहिणी। दीपनी उष्ण वीर्य को अंडरलाइन करिएगा, जो मटर होता है वो उष्ण वीर्य है। अगर उष्ण वीर्य है तो क्या करेगा? कफ का भी शमन करेगा और वात का भी शमन करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कफ भी शीत, वात भी शीत, और ये है उष्ण, तो क्या करेगा? दोनों का शमन करेगा। कफ मारुते लिखा हुआ है लास्ट में। बोलो बोलो भाई, बोलो जल्दी बोलो। यस हाँ सर। सर। लेकिन स्टार्टिंग में देखिए क्या लिखा है? लघुषणम वातलम रुक्षम, वात को बढ़ाता है, लिखा हुआ है। यस सर। अब ध्यान दीजिएगा। द्रव्ये रसो गुणो वीर विपाक शक्तिरेव च पदार्था पंच तिष्ठन्ति स्व स्व कुर्वन्ति कर्म च। द्रव्य में रस गुण वीर विपाक प्रभाव ये सभी रहते हैं और अपना अपना कार्य करते हैं। यहाँ पे एक एक्सेप्शन हम लोगों ने देखा कि उष्ण वीर्य होने के बावजूद भी ये क्या कर रहा है? मटर उष्ण वीर्य होने के बाद भी इसको वात का क्या करना चाहिए था? शमन करना चाहिए था। लेकिन ये क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है सर। क्यों बढ़ा रहा है? यानी कि इसका जो रुक्षता है वो उसके वीर्य पे भारी पड़ रहा है ना। तो रुक्ष होने की वजह से ये वात का वर्धक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो आड़की था, जो चना था, वो भी वात का वर्धक था, और मटर भी वात का वर्धन कर रहा है। तो रुक्ष होने की वजह से, तो रुक्षम कालायम दोनों को एक साथ गोला बना लीजिएगा। ये रुक्ष होने की वजह से वात का वर्धन करता है ये, ठीक है। समझ में आ गया? यस सर। एक कॉन्सेप्ट और निकल के आएगा। हमने आपको कल ग्राही द्रव्य बताए थे। ग्राही द्रव्य किससे कार्य करते हैं? अग्नि से कि वायु से? सर अग्नि महाभूत सर। अग्नि महाभूत। यस सर। जिसको इन्होंने ग्राहिणी बताया है। देखिए क्या बताया है? ग्राहिणी बताया है। ये ग्राहिणी कैसे कार्य करेगा? वीर्य में उष्ण होने की वजह से ग्राही का कार्य करेगा। ये सब चीजें जब प्रैक्टिस में आप धीरे धीरे पढ़ोगे ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, कहाँ पे हमको कौन सा कॉन्सेप्ट ले आके उसका आंसर देना है, ठीक है ना। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है। समय के साथ वो सब चीज़ें आप जान जाएंगे। फिलहाल मटर में इतना जानिए कि रुक्ष होने की वजह से क्या करेगा? ये वात को बढ़ाने वाला है, वातल है ना। और उष्ण वीर्य होने की वजह से क्या करता है ये? सर वो दूसरे के लिए आया है, नहीं नहीं नहीं, रुकियो रुकियो रुकियो। दीपनी से सर। है वो भी उष्ण। श्लोक में देखो पहला शब्द क्या आया है? लघु उष्णम। हाँ, तो उष्ण है वो, है तो उष्ण, वो भी उष्ण वीर्य उसका भी दिया हुआ है ना। एक सेकेंड। सर ये ग्राहिणी वाला चांगेरी के लिए है। शाकम उच्चते वहां से क्रॉस करिए तो। मैंने किया हुआ है। शाकम उच्चते के बाद एक क्रॉस करिए, लाइन खींचिए।
ठीक है। अर्श चिकित्सा, गृहिणी चिकित्सा दोनों में जब हम देखते हैं कि दोनों की चिकित्सा सिद्धांत में दीपन चिकित्सा बताया गया है, इसलिए यहाँ पे चांगेरी में दीपन के साथ साथ ग्राही भी बताया है, और गृहिणी और अर्श में हितकारी है। तो लघुषणम, वातलम, रुक्षम, कलायम, शाकम उच्चते, ये एक है। दीपनी से लेके भेदनी, श्रेष्ठ वर्धनी तक एक है, यहाँ तक नीचे उपोदिका तक, है ना। यानी गृहिणी अर्शोहिता यहाँ तक चांगेरी का है। फिर इसके बाद मधुरा, पाके से लेके उपोदिका तक ये पोई शाक के लिए है। यानी कि यहाँ पे 3 प्रकार के शाक के बारे में इस श्लोक में बताया गया है। पहला कलाय हो गया, दूसरा क्या हो गया चांगेरी, और तीसरा उपोदिका के बारे में यहाँ पे बताया गया है। चौलाई के बारे में बताया गया है। अगले पेज पे देखिएगा, श्लोक नंबर 94। चौलाई रूक्ष बताया गया है, और रक्त पित्त नाम ऐसा कुछ लिखा हुआ है। रक्त पित्त रोगियों के लिए लाभकारी है चौलाई, है ना। वीर में शीत है और मधुर विपाक है, इसको अंडरलाइन कर लिएगा। रक्त पित्त नाम और मधुरो मधुरो पाके, शीतल। तंडुलियक बोलते हैं इसको, तंडुलियक। चौलाई को तंडुलियक, तंडुल अलग होता है, तंडुलियक अलग होता है। तंडुल चावल को बोलते हैं, ये तंडुलियक है, चौलाई को बोलते हैं, है ना। तो ये शाक है, याद रखिएगा। एरबारुक जो ककड़ी कीड़ा हम लोग खाते हैं, श्लोक नंबर 111 पे देखिएगा। 111, 112, 113 मिला। यस सर। उसमें देखिएगा लिखा हुआ है त्रपुस, अति मूत्रल, डायोरेटिक का कार्य करता है। मूत्रलम त्रपुसम त्वति, श्लोक नंबर 111 में आया है, मूत्रलम त्रपुसम त्वति मिला। यानी मूत्रल का कार्य करता है ये। हो गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट है श्लोक नंबर 113, 113, ये भी पूछा गया है। ये क्या है कि जो पका हुआ कुष्मांड होता है, कोहड़ा जिसको बोलते हैं, जिससे वो बनाते हैं ना पेठा वगैरह बनाते हैं, आपने देखा होगा। यस सर। कहीं कहीं उसको रक्से वाला कोहड़ा बोलते हैं उसको, है ना। तो वो जो पका हुआ कोहड़ा कद्दू होता है, वो क्षार युक्त होता है, मधुर और अम्ल गुण से हल्का होता है, मल मूत्र को निकालने वाला होता है। मतलब कि श्रेष्ठ विड़मूत्र आया हुआ है, देखिएगा श्लोक में ही, श्रेष्ठ मूत्र पुरुषम च सर्वदोष निवारणम, मिला कुछ ऐसा। यस सर। ये बहुत इम्पोर्टेंट, यस। ध्यान रखिएगा, है ना। वैसे कुष्मांड जो होता है वो मेधावर्धक होता है, यहाँ पक्व को कुष्मांड की बात कर रहे हैं, तो ये सभी दोषों को दूर करेगा। श्रेष्ठ विड़मूत्र है, क्षार है, ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके ऊपर जो है मैंने यहाँ मार्क नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है आपको जानना चाहिए। 106 नंबर श्लोक ऊपर, वायुम वसादनी हन्याद कफम गंडीर चित्रको, ऐसा कुछ मिला। यस सर। यहाँ वस्यादनी ब्रैकेट में गुरुचि लिखा हुआ है, यानी गिलोय के लिए बता रहे हैं, खाने से बढ़ी हुई वायु नष्ट हो जाती है। यानी बस खाली वस्सादनी आप याद रखिए, गिलोय के लिए यहाँ पे वर्णन बताया है, ठीक है। और फिर नीचे आया हुआ है आपका, जाने दो इतना पर्याप्त है, गिलोय याद रखिएगा बस। पेज पलट दीजिए आप। जब हम लोगों ने पढ़ा था हितकर और अहितकर, तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था सरसप का साग कैसा होता है। अहितकर। श्लोक नंबर 124 में देखिए, 124 या 121 के नीचे वाला देखिएगा। त्रिदोषजम बद्ध विड़मूत्रम सार्षपम शाकम उच्यते, ऐसा कुछ मिला। यस सर। तो यही है, त्रिदोष को बढ़ाने वाला है, मल को बांधने वाला है बद्ध विड़मूत्र। ये हुआ सरसप शाक के बारे में, इसीलिए चरक ने इसको अहितकर बताया है ना, कि वात पित्त कफ तीनों को बढ़ाएगा और मल मूत्र को बांधने वाला है। याद रखिएगा, ये सरसप शाक के बारे में हो। ये तो वह शाक वर्ग। अगला 5वां है फल वर्ग के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात कि चरक ने फल वर्ग का स्टार्टिंग किस फल से किया है, द्राक्षा से। मुनक्का। वहीं लिख लीजिएगा। यस सर।
सुश्रुत ने भी द से स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने दाडिम से शुरू किया है। फल वर्ग सुश्रुत ने दाडिम से शुरू किया है और इन्होंने द्राक्षा से शुरू किया है। मृदिका लिखा होगा, देखिएगा श्लोक में आया होगा मृदिका। मृदिका बृंहणी वृष्या मधुरा स्निग्ध शीतला, मिला कुछ ऐसा? लास्ट में यस सर। तो बृंहण का वृष्य है, मधुर है, ये सब याद रखिएगा। और तमाम बीमारियां दे रखी हैं कौन कौन से रोगों में, तो मदात्य को आप विशेष रूप से अंडरलाइन करिएगा और उदावर्त, मदात्य और उदावर्त को अंडरलाइन करिएगा। व्याधियां तो बहुत सी हैं उसमें। इसके बाद दिया हुआ है क्या, खरजूर के बारे में, खजूर के बारे में है ना। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उसको क्या बोलते हैं? डेट, कुछ ऐसा बोलते हैं, डेट बोलते हैं सर। हाँ, तो क्या है ये? मांस को बढ़ाने वाला, शुक्रवर्धक है, गुरु और वीर में शीतल है, क्षय आघात लगने पे अंतर्दाह में और वात पित्तजन रोगों में हितकारी है ना। तो ये बृंहण वृक्ष है, इसीलिए इसी से रोजा वगैरह खोलते हैं, है ना। बृंहण कर्म है, वृक्ष है। और फिर इसके बाद आता है आम्रातक। नीचे देखिए आंवड़ा आया है, आम्रातक आम नहीं है, आंवड़े को बोलते हैं, जो खट्टा खट्टा होता है। तो वो कैसा है? मधुर बृंहण बल्य आम्रातम तर्पणम गुरु, तर्पण कर्म करने वाला है और साथ ही साथ मधुर बृंहण है, याद रखिएगा। ये वाला पूछा गया है, भव्य कमरक के फल को बोलते हैं। भव्य मिला 131। यस सर। वक्त्र विशोधनम, वक्त्र विशोधनम अभी आगे भी आएगा तो पूछेंगे कहाँ बताया था, ध्यान रखिएगा। वक्त्र विशोधनम भव्यम, भव्य कमरक के फल को बोल रहे हैं। तो कैसा है वो? मुख को विशोधन करने वाला, मुख की सफाई करने वाला कमरक के फल को कह रहे हैं भव्य, भव्य याद रखिएगा, ठीक है। नीचे आइएगा, चरक ने यहीं पे पारावत यानी अमरूद के बारे में भी बताया है। 134 श्लोक मिला। यस सर। वीर्य में कैसा है? उष्ण है, अरुचि नाशक है और अत्याग्नि को दूर करने वाला। जो हम लोगों ने गृहिणी चिकित्सा में पढ़ा है कि अग्नि अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो और भोजन उस टाइम नहीं मिलेगा तो धातुओं का भी क्षय होने लगेगा, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं ना कॉन्सेप्ट। तो अत्याग्नि को दूर करने वाला होता है, यानी कि अत्याग्नि की, अत्य अग्निनाशनम, अत्याग्नि की चिकित्सा में पारावत यानी अमरूद का प्रयोग किया जा सकता है। समझ में आया? बोलिए। यस सर। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी मेरे दिमाग में तो आ गया, आपके दिमाग में आया कि नहीं है? सोचिए क्या क्या कंट्रोवर्सी हो सकती है। ऐसा आपने यहाँ पे क्या पढ़ा, वो दिमाग डेवलप करिए, वो अपने सोचने की क्षमता को डेवलप करिए। जो हम सोच रहे हैं यहाँ पे, क्या मेरे दिमाग में क्वेश्चन बन गया इस लाइन को पढ़ने से, क्या वो क्वेश्चन आपके साथ डेवलप हुआ कि नहीं हुआ? नहीं बना? सर कि वीर्य में उष्ण होता है तो अग्नि का, अग्नि को तो और बढ़ाएगा ना। यस सर। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन कहीं कहीं हमको जो है याद करके आगे बढ़ना होता है, क्योंकि आयुर्वेद में एक सामान्य और विचित्र प्रत्यय रब्द भी हम लोग को बताया जाता है ना। कहीं कहीं प्रभाव भी बताया जाता है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों पे अगर आपका माइंड वहाँ पे रुक रहा है, अगर आप वहाँ पे रुक रहे हैं, स्थिर हो रहे हैं, यानी कि आपके आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट क्लियर है। थोड़ी देर के लिए रुकिए, सोचिए, हाँ कोई और अच्छा व्यक्ति मिलता है तो उससे आप इस पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल इसका वीर्य और अत्याग्नि को कैसे दूर कर रहा है, इस पे चर्चा का यह विषय है। आगे बढ़ते हैं, नाशपाती के विषय में भी आया है। 136 श्लोक मिला। यस सर। टंक यानी नाशपाती को बोलते हैं, टंक नाशपाती को बोलते हैं। तो जो फर्स्ट हाफ है 136 का, जो फर्स्ट हाफ है वो टंक के लिए है, और जो सेकंड हाफ है वो आमम कपित्थम, क्या था अग्र में?
आमम कपित्थम। कंठ्यानाम। अकंठ्यानाम। देखिए यहाँ भी आया होगा, कंटग्न आया होगा, कंठ का नाश करने वाला। कपित्थम, आमम, कंठग्नम, विषग्नम, ग्राही, वातलम, ऐसा कुछ मिला। Yes, sir. यानी कच्चा कपित जो है, कंठग्न यानी गले के लिए अहितकारी, वही बात हुई। विषग्न विष के प्रभाव को नष्ट करेगा, ग्राही है और वात को बढ़ाने वाला। लेकिन उसके पहले वाला जो हाफ है वो किसके लिए है, नाशपाती के लिए, टंग के लिए है। वो भी क्या है, वातलम, वातवर्धक। यानी कि दोनों जो है कैसे हो गए, वातवर्धक। चाहे वो नाशपाती हो चाहे आम कपित हो, दोनों कैसे हो गए, वात को बढ़ाने वाले। तो याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. आगे देखते हैं, पके हुए बिल्व फल के बारे में कह रहे हैं। बिल्वम तु दुर्जरम पक्वम दोशलम पूति मारुतम। दुर्जर मतलब होता है जो जिसका पाचन थोड़ा सा कठिनता से हो, जो पकने में थोड़ा सा यहाँ दुर्जर मतलब जरण यानी पाचन से संबंधित है, जिसका पाचन इजीली ना हो पाए, है ना। दोशलम यानी कि दोषों को बढ़ाने वाला हुआ। पूति मारुतम दुर्गंध के साथ अपान वायु को निकालने वाला। पूति मारुतम यानी अपान वायु जब बाहर निकालेगा रोगी तो दुर्गंध के साथ निकालेगा। ये इसमें जो है पक्व बिल्व फल की बात कर रहे हैं, ठीक है। वहीं सेकेंड हाफ जो है कच्चे बिल्व के फल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे भी हम लोगों ने जब पढ़ा था तो एक चीज़ याद रखिएगा कि बिल्व जो होता है कच्चा ही बताया गया है। कच्चा बिल्व सेवन करने के लिए, क्योंकि वीर्य में उष्ण होने से वो अग्निदीपन करेगा और कफवात को जीतने वाला होता है। तो कच्चा बिल्व जो होता है कवि को कम करेगा, कफवात को कम करेगा। लिख लीजिएगा, कच्चा बिल्व कवि को कम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ें। Yes, sir. एक लेक्चर और कच्चा आम की बात करते हैं। जो कच्चा आम होता है वो रक्त पित्त को बढ़ाने वाला। कभी देखा होगा आपने, आम बहुत ज़्यादा खाने पे नाक से ब्लड आने लगता है, कभी ऐसा देखा है किसी को? यस सर। हाँ सर। तो ऊर्ध्व रक्त पित्त कर देता है, रक्त पित्त को बढ़ाने वाला होता है कच्चा आम। ये चरक ने बता रखा है, रक्त पित्त करम। और उसके बाद लिखा हुआ है रक्त पित्त करम बालम, है ना। तो रक्त पित्त को बढ़ाने वाला कौन, कच्चा आम। कच्चा आम। इसके बाद है तरुण आम का जो फल होता है, जिसको गांव में टिकोरा बोलते हैं, है ना। तरुण यानी कि जो छोटे छोटे जो आम के बौर लेने के बाद जो छोटे छोटे फल आते हैं उसको बोल रहे हैं तरुण। जो आम का फल होता है वो कैसा होता है, पित्तवर्धक होता है ना। जो पक्व आम का फल होता है वो वायु को दूर करेगा और मांस, शुक्र और बल का वर्धन करता है। यहाँ 3 प्रकार के आम हमको देखने को मिले। एक कच्चा, वो क्या कर रहा है, रक्त पित्त को बढ़ाएगा। फिर जो बाल्यावस्था में होता है तरुण आम, वो क्या करेगा, वो सिर्फ पित्त को बढ़ा रहा है। और जो पक्व आम होता है वात का शमन करेगा और मांस को बढ़ाएगा, शुक्र को बढ़ाएगा और बल को बढ़ाएगा। मांस, शुक्र, बल प्रदम, ये पक्व आम के बारे में। अगला देखिएगा 140, कफ पित्तघ्नम, पक्व जामुन की बात कर रहे हैं। पहली बात तो याद रखिएगा, कषाय मधुर, कषाय रस है और मधुर है, कौन, जामुन। और हम लोगों ने अग्रह में जाम्बव क्या पढ़ा था, सर वात जनानाम। Vajananam. लास्ट में देखिए क्या लिखा है इसी श्लोक के लास्ट में, वात करम। Vatkaram param. समझ में आया। तो लिख सकते हैं जाम्बव वात जननाना, जाम्बव वात जननाना। चरक सूत्र 25 से हम लोग पढ़ चुके हैं, वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है। और साथ ही साथ बाकी के दोनों दोषों का शमन करेगा, यानी पीके को घटाने वाला है। और एक बात लिख लीजिए, ग्राही को गोला बना लीजिएगा, यानी ये ग्राही का कार्य करेगा, ठीक है। ग्राही का मतलब क्या होता है, मल मूत्र को बांधने वाला। बताया थे ना ग्राही और स्तंभन, ये मल मूत्र को बांधने वाला होगा, है ना। और वातवर्धक हो गया।
इसके बाद यानी कि जो जामुन हो गया पित्त कफ का शमन कर रहा है, और पक्व बिल्व किसका शमन कर रहा है? पक्व बिल्व ऊपर बताया ना। सर कफ और वात का नहीं। हाँ सर कच्चा वात बिल्व। नहीं सर, कहाँ कच्चा समन का? नहीं कर कहाँ कर रहा है? कच्चा कच्चा सर कच्चा बिल्व। कफ और वात का। तो कच्चा बिल्व जो है कफ और वात का शमन कर रहा है। ठीक है। इसके बाद नीचे देखिए सिंचितिका फल, सेब के बारे में भी चरक ने बताया है। सेब यानी सिंचितिका फल मिला नीचे 146 के नीचे। यस सर। यस सर। वीर में शीत है और ग्राही है, इसको ध्यान रखिएगा। वीर में शीत और ग्राही सिंचितिका फल यानी सेब है, तो याद रखिएगा उसको, सिंचितिका फल। बहुत अजीब तरीके से वो सिम्बी फिर इंची फिर तिका फलम ऐसे कुछ करके श्लोक में लिखा होगा, तो टीकाकार ने उसको सिंचितिका फल सेब मान लिया है। ये नहीं, इसके नीचे देखिएगा 4 लाइन नीचे लवली फल आया होगा। और इस श्लोक में अगर बात करें तो 147 वो 145 में देखिएगा हृदयम बादलम लवली फलम मिला। जी सर। तो ये रेवड़ी का फल हरफा रेवड़ी होता है, इसका जो फल होता है वो हृदय के लिए लाभकारी है और वात को बढ़ाता है, ये लवली फल। ये भी पूछा जा चुका है, वहीं लिख लीजिएगा। सुश्रुत के अनुसार लवली फल तिक्त कषाय पित्त कफ नाशक, तिक्त कषाय एवं पित्त कफ नाशक है। तिक्त कषाय पीके नाशक, पीके नाशक। अग्रय में तिंदुक के बारे में क्या पढ़े थे? अन्न द्रव्य अरुचिकरण। आगे देखिए क्या है, कफ पित्त नाशक, रस में कषाय मधुर लघु होता है, ऐसा कुछ मिला। तिंदुक कफ पित्त अघनम, तो खाली याद रखिएगा कि पीके को कम करेगा तिंदुक, यहाँ से हम लोग आंसर लगाएंगे। ठीक है, तिंदुक जो है जामुन वाला काम करेगा, पीके को ये भी कम करेगा। आंवला देखिए, इसमें लवण रस को छोड़ के सभी रस विद्यमान होते हैं। विद्यात आम्ल के सर्वान रसान लवण वर्जितान मिला 147। बोलो भाई। Yes, sir. सर यस सर। यानी उसका फर्स्ट हाफ जो है तेंदुक के लिए हो गया, सेकंड हाफ आमलक के लिए हो गया। तो लिख लीजिएगा मध्य हरितकी आमलकी में कौन सा रस नहीं होगा? लवण को छोड़ के शेष। रबड़। मध्य हरितकी आमलकी, मध्य हरितकी आमलकी, लवण को छोड़कर शेष 5 रस होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है नीचे विमर्श में लास्ट लाइन देखिएगा, अम्लम समुद्रम तिक्तम कषायम कटुकम सरम चक्षुष्यम सर्वदोषगनम वृक्ष आमलकी फलम। सुश्रुत का 46वें चैप्टर का मिला। यस सर। और चरक ने अग्रह में क्या बताया है? वय स्थापना, वह स्थापना नाम। तो वो भी लिख डालिए जिससे एक ही जगह याद रहे। फल वाला तो कर ही लेते हैं, फिर उसके बाद हरित वर्ग देखते हैं थोड़ा देर बाद। ये हुआ आमलकी की बात। इसके बाद विभीतक की बात कर रहे हैं 148। विभीतक रसा असिक मांस मेदो जान दोषान हंति मिला। यस सर। यही रख के एनआईए में पूछा था, किसके लिए चरक ने कहा है? विभीतक के लिए कहा है। रसा यानी रस, रक्त, मांस, मेद, इन सभी की विकृति से होने वाले जो रोग होते हैं उनको नष्ट करता है विभीतक। ठीक है, एनआईए में पूछा गया था विभीतक। आगे देखिएगा अनार के बारे में, दाडिम मिला, लिखा हुआ पित्त नाशक होता है, मिला ना। यस सर।
और मधुरम पित्तनुतेषाम पूर्वम दाडिम उत्तमम, यहाँ पे लाइन खींच दीजिए, एक लाइन खींच दीजिए। इसके बाद से वृक्षामलम ग्राही रुक्ष उष्णम, जो वृक्षाम्ल होता है क्या है लैटिन नेम, इसको कोकम बटर ट्री बोलते हैं वृक्षाम्ल को, किसी को पता है ये? वृक्षाम्ल को कोकम बटर ट्री बोलते हैं, लैटिन नेम क्या है इसका? चलो पढ़ो, द्रव्य गुण भी पढ़ो साथ साथ। तो जो वृक्षाम्ल है वो ग्राही का कार्य करता है, रुक्ष है, उष्ण है ना, ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। और इसके बाद है अम्ल वेतस के बारे में भी दिया हुआ है, वो नहीं, नीचे देखिए करचूर दिया होगा, बिल्कुल नीचे इसी पेज पे, करचूरः कफ वातघ्नम श्वास हिक्का अर्श हितम, हिता मिला कुछ ऐसा? जो करचूर है वो यस सर। हिक्का, श्वास और अर्श में हितकारी है। और इधर कुछ नहीं। हाँ ये मिला मुझे 165, भल्लातक अस्थि, भिलावे का जो गुठली होता है, 165 श्लोक मिला। भल्लातकास्थि अग्निसमम तन्मासम स्वादु शीतलम, यस सर। भल्लातक की जो गुठली होती है अग्नि की तरह उष्ण होती है, भिलावे के फल का छिलका और मांस रस में मधुर, वीर में शीतल होते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि जो इसका जो है छिलका और मांस जो होता है वो शीतल होता है, और भिलावा कैसा होता है? उष्ण होता है। इस प्रकार प्रायः सदा काम में आने वाले फल वर्गों की पांचवा वर्ग समाप्त हुआ। तो याद रखिएगा भल्लातक अस्थि अग्नि समम, जो भल्लातक का अस्थि है यानी जो गुठली है, जो भल्लातक का गुठली है वो उष्ण वीर का होता है ना। तन्मासम स्वादु शीतलम, मांस किसके लिए कह रहे हैं? जो गूदा होता है उसका, जो उसका गूदा होता है वो वीर में शीत होता है। लिख डालिए फटाफट। शिशु भयसज्जा किसको बोलते हैं? शिशु भयसज्जा, अतिविषा को। अतिविषा को सर। हाँ लिखो फटाफट। शिशु भयसज्जा, अतिविषा, विश्व भयसज, शुंठी। हाँ शुंठी। इसीलिए लिखा रहे हैं, नीचे आया हुआ है हरित वर्ग, जहाँ स्टार्ट हो रहा है पहली लाइन पढ़ो, क्या आया है? हरित वर्ग की पहली लाइन क्या है? रोचनम दीपनम वृष्यमा आद्रकम विश्व भेषजम। मिला है ना, इसलिए लिखा है, सारे भेषज एक जगह लिखिए। विश्व भयसज शुंठी। बाल भयसज किसको बोलते हैं? सर रसांजन को। रसांजन। यस सर। बाल भयसज रसांजन। श्वित्र भयसज काकोदुम्बर, श्वित्र भयसज काकोदुम्बर। अक्षि भयसज लोध्र, अक्षि भयसज लोध्र। फिर इसके बाद है महाभयसज, किसको बोलते हैं? महाभयसज किसको बोलते हैं? आहार को बोलते हैं, महाभयसज आहार को बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने 4 वर्ग अभी पढ़े, एक पहले से पढ़ रखा था एक तो, बाकी यहाँ तक हम लोगों ने फल वर्ग तक पढ़ा है इसको। ब्रेक के बाद फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा हरित वर्ग अगला है 166, जहाँ पे आर्द्रक की बात कर रहे हैं, है ना। तो आर्द्रक क्या कहता है? हम लोगों ने पढ़ा था भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवण आर्द्रक भक्षणम, याद आ रहा है कुछ ऐसा? भाव प्रकाश का श्लोक बताया था। यस सर। तो यहाँ से भी वो आंसर हम लोग दे सकते हैं कि रोचन का कार्य करता है, भोजन में वो रुचि उत्पन्न करता है। दूसरा आर्द्रक, तो यहाँ से आंसर निकलता है भोजनाग्रे सदा पथ्यम, लवण क्या करता है? वो भी तो रुचि उत्पन्न करता है। यस सर। तो इसलिए भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवण आर्द्रक भक्षणम, वो लाइन याद रखिएगा भाव प्रकाश का। तो ये आर्द्रक जो है
रोचन, दीपन, वृष्य और इसको विश्व भेषज कहा गया है। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, यहीं पे इसको विश्व भेषज कहा है, याद रखिएगा। वहीं लिख लीजिएगा विश्व भेषज, डैश करके ऊपर लिखिएगा एरो बना के। आहार उपयोगी वर्ग में भी आया है, आहार उपयोगी वर्ग अभी आगे आएगा, वहां भी वर्णन आएगा, आहार उपयोगी वर्ग। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। कोमल बाल्यावस्था, जैसे हम लोगों ने आम के बारे में पढ़ा, पक्व आम, कच्चा आम और तरुण आम। कोई रक्त यस सर। को बढ़ा रहा है, कोई पित्त को बढ़ा रहा है, कोई दोष का शमन कर रहा है। वैसे मूली के बारे में देखिएगा, कोमल बाल्यावस्था की मूली, मूली अभी शैशवावस्था में है तो सभी दोषों को दूर करने वाली है ना। स्नेह में पकाई हुई मूली अगर आपने तेल वगैरह में पाक किया है तो वात को दूर करने वाली होगी। और सूखी मूली वात और कफ को नष्ट करने वाली होती है। तो 3 प्रकार की मूली बताई। पहला बाल मूली, वो क्या है, दोषहरम। वृद्धम त्रिदोषम, जो वृद्ध है वो त्रिदोष है। और मारुतापहम लिखा हुआ है, कौन, मारुतापहम स्निग्ध सिद्धम। तो मारुतापहम स्निग्ध सिद्धम को ब्रैकेट बना लीजिए, जिससे ये पता रहे कि जो स्निग्ध सिद्ध है उसको मारुतापहम कह रहे हैं। समझ में आई बात कि नहीं? यस सर। उसको एक साथ कर लीजिए, मारुतापहम स्निग्ध सिद्धम, ये एक साथ हो गया। बालम दोषहरम, सभी दोषों को दूर करने वाली कौन है, कोमल बाल्यावस्था की मूली। बालम दोषहरम वृद्धम त्रिदोषम, मतलब कुछ छूटा हुआ है यहाँ पे। सही है। जो बाल मूली हुई, बढ़े हुए तीनों दोषों को वो शमन करेगी, ये मतलब वहां पे निकालेंगे। बाल मूली बढ़े हुए दोषों को, सभी दोषों को नष्ट करने वाली है। स्नेह में पकाई हुई वात का शमन करेगी। और विशुष्कम तो मूलकम कफ वातजित, जो मूली सूख गई है, रखे रखे सूख गई है, वो कफ और वात यानी कवि को शांत करने वाली होगी। क्लियर हुआ? आगे देखिए सुरसा, तुलसी के बारे में हम लोगों ने अग्रय में पढ़ा था। पुष्कर मूलम हिक्का काश श्वास पार शूल हराणम, ऐसा पढ़ा था। यस सर। यस जी सर। सर। यहाँ देखिए हिक्का काश विष श्वास पार्श शूल विनाशनम, मतलब वैसे पुष्कर मूल के जैसा ही है, यहाँ पे विष आ गया है तो विष को गोला बना लीजिए, विष को गोला बनाइए। मतलब दोनों श्लोक एक जैसे लगते हैं, लेकिन विष से ये सुरसा यानी तुलसी को हम अलग कर देंगे। यानी कि अगर विष आ गया तो किसका, इसका आंसर हो जाएगा तुलसी का हो जाएगा। तुलसी। और पित्तकृत, पित्त कारक, कफ वात को नष्ट करने वाली और शरीर या भोज्य पदार्थों की दुर्गंध को दूर करने वाली। पूति गंधा, मतलब दुर्गंध को दूर करने वाली। ठीक है, आगे देखते हैं। भूषण हमने बता ही दिया कि वक्त्र शोधन, वहीं लिख लीजिए भव्य भी जो है आपका वक्त्र शोधन है। पुंसत्वग्न, पुरुषार्थ को नष्ट करने वाले भी पीछे भी हमने बताया, क्या था, इसी को तो बताया था, यानी कि पुंसत्व को नष्ट करने वाला। और हम लोगों ने आग्रह में क्या पढ़ा था, पुंसत्व को नष्ट करने वाला 2 चीजें बताई थी, फटाफट बताओ। छाला और सर छाल। शुक्र वेग धारण, शांड कराना, याद आ रहा? या। आगे देखते हैं हम लोग। गृंजनक, गाजर के बारे में बता रहे हैं। ग्राही है, ग से गृंजनक, ग से ग्राही, याद रखिएगा, मल को बांधने वाला है गाजर, है ना। इसके बाद है पलांडु, कफ वर्धक वातनाशक, वातनाशक वैसे भी जब चोट लग जाती कहते हैं हल्दी प्याज लगा दो, यानी कि वेदना का शमन करने के लिए। तो प्याज वैसे भी वेदना का शमन यानी वात का शमन करेगा, है ना। और पित्त को नष्ट नहीं करने वाला, अब घुमा के बात कर रहे हैं, यानी कि पित्त का शमन नहीं करेगा, वात का तो शमन करेगा। देखिए 3 चीजें लिखी उन्होंने, कफ को बढ़ाएगा, वात को घटाएगा, और पित्त के लिए उन्होंने हवाई बातें कर दी कि पित्त को नष्ट नहीं करने, ये भी नहीं कह रहे हैं पित्त को बढ़ाएगा। समझ रहे हैं नहीं बात को हमारे? जी सर। न च पित्तनुत, मतलब पित्त को बढ़ाएगा नहीं, याद रखिएगा इसको। ये किसके लिए हुआ, पलांडु के लिए है।
आगे बढ़ते हैं। रसोन के लिए, लशुन के लिए ऊपर लिख लीजिएगा, इंद्राणी के उद्गार से रसोन की उत्पत्ति। इंद्राणी के उद्गार से रसोन की उत्पत्ति हुई है, आचार्य काश्यप ने बताया है। काश्यप ने पूरा का पूरा चैप्टर, ये कौन सा चैप्टर है, कल्प अध्याय का एक चैप्टर ही पूरा उन्होंने बता रखा है। लशुन कल्प अध्याय नाम सुना है कभी? नहीं सुना है। तो इंद्राणी के उद्गार से रसोन की उत्पत्ति। देखिए यहाँ क्या लिखा, कृमि कुष्ठ किलाशग्नो वातग्नो गुल्मनाशना, मिला? यस सर। शुक्रवर्धक को अंडरलाइन करिएगा, वृक्ष है, जो रसोन है वो वृक्ष है। नीचे देखिएगा सुरा, मध्य वर्ग में आ जाएंगे हम लोग, हरित वर्ग के बाद हरित वर्ग से याद आया, भाव प्रकाश का पहला वर्ग क्या है? भाव प्रकाश निघंटु का पहला वर्ग क्या है? हरितक्यादि वर्ग है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए उसमें पहला प्लांट हरित की है, इसीलिए उस निघंटु का एक और नाम दिया गया है, हरितक्यादि निघंटु भी बोलते हैं भाव प्रकाश निघंटु को। भाव प्रकाश निघंटु को हरितक्यादि निघंटु बोलते हैं। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने हरित वर्ग पढ़ लिया। इसके बाद है मध्य वर्ग, सुराश्रम हराणम पढ़ रखे हैं, सुराश्रम हराणम पढ़ाया है। यस सर। यहाँ देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं जो हम मार्क कराएंगे। पहली बात तो यह कृष मनुष्य के लिए जिन लोगों का मूत्र रुक गया है, जो व्यक्ति ग्रहणी और अर्श रोग से पीड़ित हैं, उन लोगों के लिए हितकारी है, यानी कि कृष व्यक्तियों के लिए हितकारी है ना। यहाँ पे लिमिटेड सूरा की बात कर रहे हैं, बेवड़ा बनने की बात नहीं की जा रही है, ये चिकित्सा के रूप में बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं फिर वही बात कहूँगा कि यहाँ पे चरक ने जो बातें कही हैं चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू से बताई हैं, आपको हैबिचुअल बनाने के लिए नहीं बताई है। तो कृषा नाम सक्त मूत्राणाम ग्रहणी अर्श विकारिणाम, है ना। कृष अगर कोई है वहाँ पे सूरा का प्रयोग किया जा सकता है ना। और मूत्र रुक गया है तो मतलब ये एक तरीके से डायूरेटिक का भी कार्य करेगा, और जो व्यक्ति ग्रहणी और अर्श से पीड़ित है उनके लिए हितकारी है। सूरा प्रशस्ता वातग्नि, यानी कि वात का शमन करेगी। और स्तन्य रक्त क्षय शुच, मतलब रक्त और स्तन्य के छीड़ होने पर इसके प्रयोग से लाभ होता है, यानी कि स्तन्य का भी वर्धन करेगा। एक आता है तो ये आगे आएगा, सीधू मध्य आएगा तो बताएंगे। फिलहाल याद रखिएगा स्तन्य का वर्धन करेगा और रक्त क्षय का भी ये ट्रीटमेंट में प्रयोग करते हैं, यानी कि रक्त और स्तन्य के क्षय में इसका प्रयोग किया जा रहा है। नीचे देखिएगा जगल लिखा हुआ है, मध्य के नीचे के गाढ़ा भाग को जगल कह रहे हैं। शोथ नाशक को अंडरलाइन करिएगा, शोफ अग्नो, चाहे शोफ कहिए चाहे शोथ कहिए एक ही बात हुई, मिला। और जगल कहाँ प्रयोग कर रहे हैं? प्रवाहिका में और अर्श में, प्रवाहिका और अर्श दोनों को अंडरलाइन करिएगा। तो सूरा कहाँ है? ग्रहणी और अर्श में है, और जगल जो है प्रवाहिका और अर्श में है। अरिष्ट में देखिएगा, अरिष्ट अरिष्ट शोष अर्श ग्रहणी और पांडुरोग, शोष अर्श ग्रहणी और पांडुरोग, अरिष्ट की बात कर रहे हैं। पक्व सीधु इंपॉर्टेंट है, दीपन कर्म, रुचि उत्पन्न करने वाला। हृदय को अंडरलाइन करिए, गोला बना लीजिए, हृदय को गोला बनाइए। ये आपका हो गया पक्व रस। सीधु को अंडरलाइन करिएगा, सीधु, सीधु, उसको पक्व रस जहाँ लिखा हुआ है श्लोक में पक्व रस, ऊपर उसी को सीधु लिख लीजिए वहीं पे। एक रह गया ऊपर, मदिरा, प्रसन्ना को बोलते हैं। आप रसशास्त्र में पढ़ते होंगे, जब हम लोग अरिष्ट पढ़ते हैं तो उसका एक लेयर बनता है, पहले क्या होता है फिर क्या होता है फिर क्या होता है। तो जो सबसे नीचे होता है जगल, सबसे नीचे का गाढ़ा भाग होता है, वहीं प्रसन्ना भी पढ़ते हैं। तो प्रसन्ना देखिएगा हिक्का श्वास प्रतिशाय कास, है ना। जितनी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर हैं वहाँ पे 180 नंबर श्लोक। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मदिरा,
चिरैता का काढ़ा पियो, एकदम पूरा शरीर हिला देता है। गिलोय चिरैता सब मिला के। वन 187 सुरासव मिला। यस सर। वो तीव्र लिख लीजिए, कुछ गलत लिखा है उसको, तीव्र नशा को लाने वाला, उसको तीव्र करिएगा। मतलब मदकारी होता है, देखिए तीव्र मदो लिखा हुआ है ना, श्लोक में तीव्र मदो आया हुआ है, मतलब ये बहुत अधिक मदकारी होता है। ये हुआ सुरासव के बारे में। उसके बाद मध्वासव लिखा होगा, मध्वासव में छेदन कर्म आया होगा, तो मध्वासव में छेदन कर्म करिएगा। हम लोगों ने एक मध्वासव पढ़ा था प्रमेय में, प्रमेय में मध्वासव हम लोग दूसरा पढ़े हैं वो, और एक मैरेयक लिखा हुआ है, तो सुरासव मध्वासव मैरेय लिखा हुआ है। ऊपर बहेड़े की मदिरा रह गई, देखिएगा ऊपर वाले श्लोक में 186 बहेड़े की मदिरा मिला पांडु रोग में। वन 186 श्लोक की हिंदी में विभीतक की जो मदिरा बनाते हैं वहाँ लिखा हुआ है पांडु रोग में। पलट लो पेज, जल वर्ग में आ जाए डायरेक्ट, जल वर्ग। पहली बात तो याद रखिएगा, जो आकाश का जो जल होता है 196 नंबर श्लोक पे देखिएगा, 196 क्या लिखा हुआ, देश काल अवपेक्षते मिला। आकाश से जो जल गिरता है वो एक ही प्रकार का होता है, जो ऐन्द्र जल होता है जब पृथ्वी पर गिरता है वो एक ही प्रकार का होता है। देश और काल के अनुसार वो गुण दोष उसके बदलते रहते हैं, देश और काल के अनुसार। तो देश और काल को अंडरलाइन करिएगा कि उस जल का देश और काल के अनुसार गुण इत्यादि दोष गुण बदल जाते हैं। ऊपर लिख लीजिएगा चरक सूत्र 9 का एक पॉइंट लिख लीजिएगा, शस्त्र शास्त्र सलिल, शस्त्र शास्त्र और सलिल ब्रैकेट में जल, सलिल जल को बोलते हैं। शस्त्र शास्त्र और सलिल यानी जल, ये पात्र की अपेक्षा करते हैं, पात्र की अपेक्षा करते हैं। समझ में आया? ये हम लोग सूत्र 9 में जब चतुष्पाद वहाँ पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आएगा। शस्त्र, या आपने देखा होगा जो तलवार होती है वो म्यान में रखते हैं, यानी जो शस्त्र होता है वो पात्र कहाँ पे रख रहे हैं वो आवश्यक है। दूसरी बात शास्त्र, शास्त्र का ज्ञान जैसे हम किसको दे रहे हैं, आप पात्र हैं कि कुपात्र हैं, ये निर्भर करता है। पता चला कि सब डफर टाइप की, जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था काफ़ी लोगों से, इस समय हम लोग लिमिटेड लोगों पे आ गए हैं। मतलब जो पढ़ने वाले नहीं थे, जो खाना पूर्ति करने वाले थे, जो पात्र नहीं थे कह सकते हैं, वो धीरे धीरे खुद ही मैदान छोड़ के भाग गए, है ना, या यूं कहीं उनको हटा दिया गया, यानी कि वो कुपात्र थे। जो शास्त्र होता है वो भी पात्र की अपेक्षा करता है। और जो जल होता है सलिल, पानी वही रहता है, थाली में डाल देंगे तो थाली का रूप ले लेगा, गिलास में भर देंगे गिलास का रूप ले लेगा, जग में भर देंगे जग बन जाएगा वो, और बोतल में रख देंगे तो बोतल बन जाएगा। यानी कि शस्त्र शास्त्र और सलिल जो होता है, जल जो होता है, वो पात्र की अपेक्षा करता है, यानी पात्र पे डिपेंड होता है हमारा पात्र कैसा है। ये सूत्र 9 का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, यूजी पॉइंट आप लोग से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग 9 पढ़ेंगे तब वहाँ पे डिस्कस करेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे जो आकाश का जो जल गिर रहा है वो किसकी अपेक्षा करता है, देश और काल की अपेक्षा कर रहा है। आगे देखिएगा, शीतम शुचि शिवम वृष्टम विमलम लघु षडगुणम मिला। ये ऐन्द्र जल की बात कर रहे हैं, जो आकाशीय जल गिर रहा है वो वीर में कैसा है,
शीत है, शुचि यानी पवित्र है, स्वादु, विमल, लघु, इन 6 गुणों से युक्त होता है यह दिव्य जल। षडगुणम को अंडरलाइन करिएगा, षडगुणम अंडरलाइन करिएगा। आगे बोलें। यस सर। भूमि के अनुसार जल का स्वाद। आकाश का जल भूमि पर गिरने पर पात्र की अपेक्षा करता है। लिखिए, वहां लिखा 198 में, भ्रष्टम पात्रम आपेक्षते। मिला? Yes, sir. सूत्र 9 वाला हमने आपको रेफरेंस लिखा ही दिया। फिर इसके बाद लास्ट लाइन हिंदी की देखिए, इस प्रकार भूमिष्ठ जल के 6 गुण होते हैं। भूमिष्ठ जल के 6 गुण होते हैं, लिख लीजिएगा। कल कपि उस पर्वत पास। कल कपि, कल कपि उस पर्वत पास। पा अलग रहेगा, स अलग रहेगा। कपि से देखिए कपिल आया होगा। यस सर। उस से ऊषर भूमि आया होगा। पर्वत से पर्वत ही होगा। पा से पांडु होगा। स से सफेद होगा। समझ में आया? Yes, sir. तो देखिएगा, मैंने बहुत पहले लिखा हुआ था ये ट्रिक, कुछ इसमें चेंज करना हो तो कर लीजिएगा। कल कपि उस पर्वत पास, सॉरी। तो ये आपका ये 6 गुण बताए हैं, वो यहाँ पे हमने आपको बता दिया है कि भूमि से जल के 6 गुण होते हैं। इसके बाद देखिएगा 200 नंबर है श्लोक। ऐन्द्र कार हिम। मिला? ये अव्यक्त रस वाले होते हैं, यानी ऐन्द्र, कार और हिम ये अव्यक्त रस वाले होते हैं। ऐन्द्र जल क्या होता है? जो जल, वर्षा का जो जल होता है, उसको चांदी के पात्र में जब हम इकट्ठा कर लेते हैं तो उसको इंद्र जल कहते हैं। नीचे लिखा होगा, यद अंतरिक्षाद एतद इंद्र सृष्टम चो एकश्च पात्रयः। मिला? 201 के ऊपर देखिए लिखा होगा। Yes, sir. वही लिखा है, चांदी आदि पात्र में रखा जाता है तो उसको ऐन्द्र जल कहते हैं। और ये सभी जलों में प्रधान होता है। याद रखिएगा, सलिलम प्रधानम। 201 का लास्ट वर्ड आया है, पूछता है कि कौन सा जल प्रधान होता है, तो यही है, वो आपका ऐन्द्र जल प्रधान होता है। हाँ, श्लोक नंबर 203 हिंदी मार्क लाएंगे। देखिएगा, लिखा होगा शरद ऋतु का जल। 203 की हिंदी का सेकेंड लाइन, शरद ऋतु का जल पतला, हल्का और कफ कारक नहीं होता है। वो गलत लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा अनअभिसंधि। शरद ऋतु का जो जल होता है वो अनअभिसंधि होता है, लिख लीजिएगा अनअभिसंधि। लिख लिया? श्लोक में आया हुआ है, देखिएगा। बोलो भाई। यस सर। 203 में जो फर्स्ट हाफ है वो वर्षा के लिए है, सेकंड हाफ शरद के लिए आया, तो शरद में आया है अनअभिसंधि शब्द आया हुआ है। उसके नीचे हेमंत में आ जाइए। हेमंत में आया हुआ है क्या? वृश्य। तो जो फर्स्ट हाफ है वो हेमंत के लिए है और जो सेकंड हाफ है वो शिशिर के लिए आया है। हिंदी में सही कर लीजिएगा, शरद को काट के शिशिर कर लीजिएगा। समझ में आया? हिंदी में शरद लिखा हुआ, उसको शिशिर कर लीजिएगा। नहीं समझ में आया?
206 नंबर श्लोक के नीचे हेमंत ऋतु का जल लिखा हुआ है, शुक्रवर्धक, बलवर्धक, गुरु होता है। यहाँ तक लिखा हुआ है। हाँ सर। उसके बाद शरद ऋतु में बरसा हुआ जल लिखा हुआ है, शरद को हाँ काट सर। के शिशिर कर लीजिए, वो गलत लिखा हुआ है। जो शिशिर ऋतु का जल होता है वो लघु होता है। फिर उसके बाद अगली लाइन बसंत के लिए आया हुआ है, उसके बाद ग्रीष्म के लिए आया। फिलहाल आपको सिर्फ याद रखना है कि हेमंत में वृक्ष होता है, बस इतना पर्याप्त है। और शरद का अनअभिसंधि होता है। इधर सब छोड़ के आ जाइए आप 216 लास्ट में देखिएगा, समुद्र जल के गुण। समुद्र जल मिला, जहाँ गोरस वर्ग स्टार्ट हो रहा है उसी के पहले समुद्र जल के गुण लिखे हुए हैं। यस सर। क्या लिखा हुआ है? विश्रम त्रिदोषम लवणम अम्बो। क्या लिखा है? जो वरुण भगवान का आलय है उस समुद्र का जल विश्र, त्रिदोष, कोपक और लवण होता है। हम जानते हैं कि समुद्र का जो जल होता है खारा होता है, लवण होता है और वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों को बढ़ाने वाला होता है। इस प्रकार जल वर्ग की यहाँ पे चर्चा कर दी गई है। हम लोग अगली क्लास में गोरस वर्ग पढ़ेंगे, है ना। इक्षु वर्ग, वहाँ पे तमाम तरीके की इक्षु के भेद वगैरह भी बताएंगे। मधु के बारे में हम लोग बात करेंगे, सुश्रुत के अनुसार भी मधु आपको लिखा देंगे हम वहीं पे। और कृतान्न वर्ग की बात करेंगे, है ना। और लास्ट में है आपका आहार उपयोगी। आहार उपयोगी तो देखिएगा 296 नंबर श्लोक, 296 मिला। यस सर। विश्व भैंसज आया है, यस सर। अभी पीछे भी आया था ना, हरित वर्ग में मैंने लिखा था, आहार उपयोगी में भी आएगा। और यहीं पे हम आपको अनुपान के बारे में भी पढ़ाएंगे। 319 में देखिए अनुपान का विषय यहीं पे चरक ने बताया है। ये सब चर्चा हम लोग करेंगे अगली क्लास में। थोड़ा सा लंबी क्लास ऐसे वो भी लेंगे तो खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। आपको जान के ये हैरानी होगी कि पूर्वार्ध में मुझे सबसे लंबा चैप्टर यही लगता है, चरक सूत्र 27। और ये सही भी है, चरक पूर्वार्ध में सबसे बड़ा चैप्टर है ये। आपको कोई और लगता हो तो बताइए। यही है सर। जब बड़ा है तो टाइम तो लगेगा ही। डेली काढ़ा पीजिए, गिलोय, चिरैता वगैरह वगैरह, मुलेठी का काढ़ा जरूर पीजिए। और नाक में और तेल का नस्य भी लीजिए डेली। पढ़ाई भी करते रहिए। कुछ पूछना है तो बताइए, फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।